हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने लास्ट टाइम वाली जो क्लास हुई थी सेल बायोलॉजी की, उसमें हमने डिस्कस किया था कि सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वो चीज़ें कैसे काम करती हैं, यानी उनके कार्य क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। और उनका थोड़ा बहुत हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि वो दिखते कैसे हैं और वो दिखना जो है उनका कैसे उनके फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये वाली क्लास जो है सेल बायोलॉजी पार्ट 2 है। सेल बायोलॉजी, जिसे हम कोशिका विज्ञान बोलते हैं। कोशिका विज्ञान, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले जरूर देख लेना। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक कर दूंगी, उसे जरूर देखना इससे पहले। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि कोशिका के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो सबसे पहले सेल वॉल ही डिस्कस कर लेते हैं। सेल वॉल नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कोशिका भित्ति बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। अब ये कोशिका भित्ति करती क्या है? तो कोशिका भित्ति जो होती है ये सेल की सबसे बाहर वाली बाउंड्री होती है। जैसे अगर हमने ये एक कोशिका बनाई तो इस कोशिका के सबसे बाहर जो चीज प्रेजेंट होगी वो होगी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। क्लियर है ये वाली चीज? अब सेल वॉल जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से बनी होती है। जैसे अगर हम पौधों की बात करें यानी प्लांट्स की बात करें, पादप जगत की बात करें, तो इनके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज नाम के मटेरियल से बनी होती है। किससे? सेल्यूलोज। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है। नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि अगर हम फंजाई की बात करते हैं, फंजाई क्या होते हैं? फंजाई को कवक बोला जाता है। तो कवक की कोशिका भित्ति की अगर आप बात करोगे तो इनके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? काइटिन प्रेजेंट होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, तो इन्हें जरूर याद रखना है, इसीलिए शॉर्ट में लिखवा रही हूँ। काइटिन से बने होते हैं कवक की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट चीज आपको ये याद रखनी है कि एनिमल्स जो होते हैं, अब एनिमल्स कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं जंतु जिनमें हम भी आते हैं। तो हमारे अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, देयर इज नो सेल वॉल, कोई भी कोशिका भित्ति नहीं है। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज कि ये सेल वॉल करती क्या है। तो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति का जो फंक्शन होता है, कार्य होता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका मेजर कार्य जो है वो है सेल को शेप देना। सेल शेप के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, यानी कोशिका के आकार के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कोशिका की जो शेप होती है वो मेंटेन्ड रहती है सेल वॉल की हेल्प से। अगर कोशिका भित्ति नहीं होगी तो कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगी सेल की, जैसे कि एनिमल सेल्स में होता है। इसीलिए एनिमल सेल्स के अंदर कोई भी सेल के ऊपर शेप, सेल की कोई शेप नहीं होती है। तो ये थी सबसे आउटर लेयर। अब इससे इंटरनल लेयर की बात कर लेते हैं, तो मैं इसे रब कर रही हूँ। तो इससे इंटरनली क्या पाया जाता है? तो नेक्स्ट चीज जो सेल के अंदर पाई जाती है उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली। अब ये जो झिल्ली होती है इसके और भी नाम होते हैं, आपको सभी नाम याद करने हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अलावा इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे बोला जाता है, यानी प्लाज्मा झिल्ली भी आप इसे बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा। बहुत बार ये टर्म यूज होती है और समझ नहीं आता बच्चों को कि है क्या ये। तो प्लाज्मा लेमा भी इसे बोलते हैं, याद रखना। प्लाज्मा लेमा भी इसे बोला जाता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड एक चीज होती है, वो क्या है? वो पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। तो इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स होती क्या है? फॉस्फेट नाम की एक चीज होती है जो कि एक टाइप का खनिज है, एक टाइप का मिनरल है।
तो वो लिपिड्स के साथ जब जुड़ जाता है तो फॉस्फोलिपिड बन जाती है। अब फॉस्फोलिपिड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी होगी, याद रखनी है। किन किन चीजों से फॉस्फोलिपिड टर्म आई है? दो चीजों से ये टर्म आई है, एक है फॉस्फेट और दूसरी चीज है लिपिड। क्लियर है ये वाली चीज? तो फॉस्फेट और लिपिड से मिलके फॉस्फोलिपिड बनती है। अगला और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड, वो ये कि सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल इसके लिए टर्म यूज की जाती है, या फिर कभी कभी इसे सिलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल, इसका मतलब क्या होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आधी चीजों को, अर्ध मतलब आधा, पारगम्य मतलब पार करने देता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ऐसी एक झिल्ली है और ये आउटर एनवायरनमेंट है, हवा है या पानी है, कुछ भी चीज हो सकती है, और ये कोशिका के अंदर वाली जगह है, तो आधी चीजों को ही अंदर एंटर करने देता है। मान लो ये गोल वाली चीजें जो हैं, सिर्फ ये गोल वाली चीजें ही अंदर आ पा रही हैं, स्क्वायर शेप वाली जो हैं वो एंटर ही नहीं कर पा रही हैं। समझ आया? तो आधी चीजें पास हो सकती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सभी चीजें पास नहीं हो सकती हैं, इसीलिए इसे सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। क्लियर ये वाला कॉन्सेप्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो थर्ड चीज मैं एक और आपको बता देती हूँ जिसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये क्या है? इसे जीव द्रव बोला जाता है। जीव द्रव एक टाइप का द्रव यानी एक टाइप का लिक्विड है ये, जो एक कोशिका के अंदर, सेल के अंदर पाया जाता है। अब ये होता क्या है? ये दो चीजों से बना होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जिसे कि कोशिका द्रव बोलते हैं, कोशिका द्रव, प्लस किस चीज से मिलके बना होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म जब भी टर्म आती है लिविंग वर्ल्ड में यानी बायोलॉजी में, जब भी आप ये टर्म सुनते हो तो इसका मतलब द्रव होता है, कोई टाइप का लिक्विड है। ठीक है, तो केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म को बोलते हैं। क्लियर ये वाली चीज? अब ये कहाँ कहाँ होते हैं, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको ये समझा रही हूँ। अगर ये एक कोशिका है और इस कोशिका के अंदर ये एक न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ठीक है, तो केंद्रक के अंदर जो द्रव होगा उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक का द्रव बोलेंगे। और जो इसके बाहर जो द्रव पाया जाएगा, यहाँ जो भी द्रव आपको मिलेगा, ये सारा द्रव जो है इसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव। इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका द्रव बोला जाता है। क्लियर है ये वाली चीज? तो प्रोटोप्लाज्म जो है दोनों को मिला के बनता है, यानी ये वाला सारा लिक्विड और बाहर वाला सारा लिक्विड, ये सारा लिक्विड मिला के आप प्रोटोप्लाज्म टर्म यूज करते हो। प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि इसके खोजकर्ता का नाम क्या है? तो इसके डिस्कवरर का नाम, डिस्कवरर यानी खोजकर्ता, खोजकर्ता इनके कौन थे? तो उनका नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे। अब ये चीज है कि ये डिस्कवरर, खोजकर्ता जो इनके नाम बहुत अजीबोगरीब होते हैं, बट आपको याद करने पड़ेंगे। 1839 में इसकी खोज हुई थी। अब बहुत बार बच्चों का ये डाउट होता है कि हमसे ये सब चीजें याद नहीं होती हैं, बायोलॉजी तो हमने 9th-10th के बाद कभी देखी भी नहीं खोल के, हम आर्ट्स के हैं, हमने आर्ट्स के बारे में पढ़ा है। तो मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहती हूँ, सबसे मेन एक ही चीज याद रखना, वो ये कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उनके नोट्स बनाओ। जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, इसके नोट्स बनाते जाओ और उन्हें रोज रीड करो। रोज रीड करना है, एज अ नॉवल रीड करना है। जैसे नॉवेल्स पढ़ते हैं हम, नॉवेल्स की तरह रीड करना है। आपको नॉवेल्स कैसे याद हो जाती हैं?
समझ आ रही है ये वाली चीज? एनसीईआरटी पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे तो वो आपको याद नहीं होती। नॉवेल्स में क्या क्या चीजें कब कब हुई हैं ये आपको याद रहता है, क्योंकि आप उसे इंटरेस्ट से पढ़ते हो। यहाँ भी साइंस जो आपको पढ़नी है इंटरेस्ट के साथ पढ़नी है। साइंस का मतलब क्या होता है? टू नो समथिंग, आपको कुछ चीज जाननी है, तो जानने के हिसाब से पढ़ो, एग्जाम के हिसाब से कभी मत पढ़ो, तभी ये सब चीजें याद होंगी, वरना बिल्कुल भी याद नहीं होंगी। तो चलो बैक टू टॉपिक, हमने प्रोटोप्लाज्म डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक चीज है, फोर्थ है आई थिंक ये नंबर। तो नेक्स्ट चीज जो है उसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्या चीज करता है, दिखता कैसा है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया ही इसे हिंदी में भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये कुछ ऐसा दिखने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे फिंगर जैसी इसमें कुछ चीजें आपको दिखती हैं। ठीक है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, कोशिका के अंदर ये पाया जाएगा। जैसे ये एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ऐसे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। क्लियर है ये वाली चीज? अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? तो इसके खोजकर्ता यानी डिस्कवरर कौन थे? खोजकर्ता इसके थे एल्टमैन। एल्टमैन ने 1886 में इसकी खोज की थी। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये बताया गया था कि इसकी दोहरी झिल्ली होती है, डबल मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो दोहरी झिल्ली इसे बोलते हैं। यहाँ भी आप देखोगे तो इसकी दो झिल्लियां हैं, ग्रीन से मैं यहाँ लेबल कर रही हूँ। एक तो ये हो गई बाहर वाली लेयर पूरी, और एक ही अंदर वाली जो ये लेयर जा रही है, तो इसे सेकेंड नंबर देते हैं। तो दो मेम्ब्रेन इसकी हैं, दोहरी झिल्ली यहाँ प्रेजेंट होती है, दोहरी झिल्ली होती है। क्लियर ये वाली चीज? तो डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है ये। इसकी अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो दूसरे में लेबल करी है मैंने, तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ये फिंगर जैसे, उंगली जैसे आकार की कुछ चीजें आपको दिख रही हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी बोलते हैं। तो क्रिस्टी जब भी आपसे पूछा जाए तो क्रिस्टी आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली झिल्ली के अंदर प्रेजेंट होती है, अंदर वाली झिल्ली। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का ऊर्जा ग्रह इसे बोला जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऊर्जा बनाता है, तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह इसे बोला जाता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह इसे बोलते हैं, ऊर्जा ग्रह। ठीक है, ऐसी जगह जहां पे ऊर्जा बन रही है। अब ये ऊर्जा किस फॉर्म में बनती है तो वो भी देख लेते हैं। ये सारी ऊर्जा जो बनेगी एटीपी की फॉर्म में बनती है। एटीपी होता क्या है? इसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है। तो इसका नाम याद रखना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं एटीपी को, ए टी एंड पी। क्लियर है ये वाली चीज? तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऊर्जा बनाता है। अब ऊर्जा को किस फॉर्म में स्टोर करता है? एटीपी की फॉर्म में स्टोर करता है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड प्रोटीन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 स्टार मार्क कर लेना इसे, डीएनए प्लस प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। हमने एक चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो कोशिका होती है, सेल होती है, उस सेल के केंद्रक में डीएनए होता है। उसके अलावा 2 और जगह पे डीएनए पाया जाता है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है,
ठीक है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जिसे बोलते हैं, उसके पास भी खुद का डीएनए होता है। इसीलिए ये चीज बोलते हैं कि ये जो डीएनए है ये आया कहाँ से, तो ऐसा बोला जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो पहले कभी बैक्टीरिया हुआ करते थे, जीवाणु हुआ करते थे, तो जो बाय चांस बाहर से हमारी कोशिकाओं के अंदर घुस गए और हमारी कोशिकाओं के अंदर रहने लगे, सहजीवी के तौर पे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन इसे बोला जाता है। क्लियर है ये वाली चीज, तो कभी नहीं भूलोगे, न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, इन दोनों के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। अब हरित लवक क्योंकि हरे वाले चीजों में होगा यानी पौधों में होगा, तो उसके अंदर आपको याद रखना है कि पौधों के अंदर दो चीजें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड दूसरा क्या है, हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, उन दोनों के अंदर डीएनए है। बट अगर हमारी बात करेंगे, किसी जंतु कोशिका की, एनिमल सेल की बात करेंगे, तो हमारे अंदर क्योंकि क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक होता ही नहीं है, तो उसके अंदर डीएनए कहाँ से होगा, तो हमारे अंदर सिर्फ केंद्रक यानी न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही डीएनए पाया जाता है। क्लियर ये वाली चीज सबको, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, फिफ्थ टॉपिक। फिफ्थ क्या चीज है जो एक सेल के अंदर, कोशिका के अंदर पाई जाती है, तो इसे बोलते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी बोला जाता है, कहीं कहीं आपको बॉडी की जगह एपरेटस लिखा हुआ भी मिलेगा, दोनों चीजें सेम है। गोल्जी जब तक वहां है मतलब वो सेम चीज की बात कर रहे हैं। तो गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, इसे हिंदी में गोल्जी काय बोला जाता है, गोल्जी काय। ठीक है, अब गोल्जी थे कौन, गोल्जी एक साइंटिस्ट का नाम है, इनका पूरा नाम है कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, खोजकर्ता का नाम है ये। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना, खोजकर्ता है ये, डिस्कवरर है। क्लियर ये वाली चीज। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड क्या है। नेक्स्ट ये है कि गोल्जी एपरेटस को डिक्टियोजोम भी बोला जाता है, डिक्टियोजोम भी इसे बोलते हैं। अब डिक्टियोजोम होता क्या है, डिक्टियोजोम बिल्कुल गोल्जी एपरेटस ही है, जैसे कि मैंने बोला कि इसका दूसरा नाम है डिक्टियोजोम। बट डिक्टियोजोम टर्म जो है हम सिर्फ और सिर्फ पौधों में इस्तेमाल करते हैं, इन प्लांट्स ओनली, सिर्फ पादप कोशिकाओं में ये चीज आप यूज करोगे, डिक्टियोजोम टर्म यूज करोगे, आप एनिमल्स में गोल्जी एपरेटस ही बोलोगे। क्लियर ये वाली चीज, ये पूछा जाता है, डिक्टियोजोम गोल्जी एपरेटस को ही बोलते हैं। नेक्स्ट चीज जो गोल्जी एपरेटस से रिलेटेड है वो ये कि ये करता क्या है, तो ये गोल्जी एपरेटस जो होता है स्टोरेज में, प्रोसेसिंग होगी और पैकेजिंग में मदद करता है। अब इन सब चीजों का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बस वो सामान को इधर से उधर पहुंचाने में मदद कर रहा है। मतलब जैसे ये मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह, जिनसे आप कुछ सामान मंगवाते हो, तो वो भी तो सामान को कहीं स्टोर करते होंगे, फिर उनकी पैकेजिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, थोड़ा बहुत चीजें देखते हैं, तो वो सब चीजें, और साथ में डिलीवरी भी आप लिखोगे। जैसे अमेजोन वगैरह के एजेंट्स जो होते हैं वो डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी बॉयज होते हैं इनके पास। तो ये सब चीजें हमारी कोशिका के अंदर कौन करता है, यहाँ तो अमेजोन नहीं है ना, कोशिका के अंदर क्या है, गोल्जी एपरेटस है या फिर डिक्टियोजोम है जो इस चीज में मदद करेगा, यानी सामान को इधर से उधर पहुंचाने में इनका मेजर काम होता है। और लास्ट काम इनका ये भी आपको याद रखना है कि दीज हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम्स, सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के बारे में सुना है, अगर नहीं सुना है तो इससे अगला वही है। लाइसोसोम्स जो होते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर जिन्हें सुसाइडल बैग बोलते हैं। अब याद आया, सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली बोला जाता है। किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये कोशिका को किसी वायरस, विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह के इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो लाइसोसोम बने कहाँ से कोशिका के अंदर, गोल्जी एपरेटस ने बनाए। क्लियर ये वाली चीज, तो इसे रब कर देते हैं, गोल्जी एपरेटस भी हो गया है। अब हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हम लाइसोसोम्स पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम्स,
लाइसोसोम्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इन्हें सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। तो लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली से बोला जाता है, आत्मघाती थैली। ठीक, आत्मघाती थैली से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बोलते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इनके अंदर पाए जाते हैं। EN है, ZYMES। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इनके अंदर पाए जाते हैं। एंजाइम होते क्या हैं? तो एंजाइम जो हैं वो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी एक जीवित कोशिका के अंदर पाए जाते हैं और उसकी पाचन में मदद करते हैं। अब हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी में पाचन कौन करता है? पेट करता है, आंत करती है, बट एक कोशिका, सिंगल कोशिका के अंदर कौन करता है? तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो लाइसोसोम्स में प्रेजेंट हैं, वही इस चीज में मदद करते हैं। नेक्स्ट चीज लाइसोसोम से रिलेटेड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि दीज आर एब्सेंट। किसके अंदर एब्सेंट है? इन रेड ब्लड सेल्स, RBCs जिन्हें बोलते हैं। RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं इन्हें बोला जाता है, ऑफ मैमल्स। तो ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में क्या चीज नहीं पाई जाती है। तो स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर लाइसोसोम्स नहीं होते। लाल रक्त कोशिकाओं में लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इसका मीनिंग लिख रही हूँ, जो यहाँ चीज है इनमें एब्सेंट हैं, नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ लास्ट पॉइंट आपने ये लिखना है हिंदी में कि स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते। याद रखना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। एक्सेप्शन भी यही लिख देती हूँ मैं। अपवाद क्या होता है इसका? तो इसका अपवाद यह है कि लाइसोसोम्स सिर्फ एक स्तनधारी की लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जिन्हें ऊंट बोलते हैं। ऊंट यानी जो कैमल्स होते हैं, उनकी लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर जो लाइसोसोम्स हैं वो पाए जाते हैं। आई होप कि आपको ये सब चीजें, ये सब पॉइंट्स क्लियर हो। अभी हमने 6 चीजों के बारे में पढ़ा है। बाकी चीजों के बारे में, जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेंट्रोजोम जिसे तारककाय बोलते हैं, लवक क्या होते हैं, ये सब चीजें, राइबोसोम्स, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।